नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर राहत मिलने वाली? इस बीच आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस संबोधन में पीएम मोदी लॉकडाउन 4 को लेकर कुछ ऐलान कर सकते हैं रात 8 बजे। अब वो क्या ऐलान होगा, वो क्या संबोधन में कहते हैं, इसको लेकर तमाम तरह की अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि 17 मई को लॉकडाउन 3 इसकी समय सीमा खत्म हो रही है। अब उसके बाद क्या होने वाला है, इसको लेकर कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की थी और यह भी कहा था कि 15 तारीख तक आप अपने सुझाव, अपनी राय आप केंद्र के साथ साझा करें। तो क्या आज 12 तारीख को प्रधानमंत्री क्या लॉकडाउन के बारे में कुछ फैसला ले सकते हैं या फिर कुछ और संबोधन में कहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये सारी चीजें लोगों के जहन में इस वक्त घूम रही हैं, क्योंकि लगभग 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लॉकडाउन के। तो क्या 17 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर छूट मिलने वाली है लोगों को? हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल विज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल विज जी, क्या मेरी आवाज जा रही है? तो अनिल विज से हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री ने पहली दफा लोगों से अपील की थी जनता कर्फ्यू की, वो लॉकडाउन से पहले का चरण था। लोगों ने जनता कर्फ्यू में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके बाद 25 तारीख से यानी कि 24 तारीख की रात 12 बजे से देश में लॉकडाउन लगा और उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से 3 दफा लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। अब देखना है कि क्या लॉकडाउन 4 ये 17 तारीख को और बढ़ेगा क्या, क्योंकि लोगों के मन में कई तरह के सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि वुहान में, चीन में 76 दिनों का लॉकडाउन था और 17 तारीख तक अगर आप 25 मार्च से काउंट करेंगे तो वो तकरीबन 53 से 54 दिन होता है। तो क्या यहां भी चीन की तर्ज पर 76 दिन का लॉकडाउन होगा या फिर जैसे फ्रांस ने 8 हफ्ते का लॉकडाउन रखा था, उसके बाद धीरे धीरे चीजें फ्रांस में सामान्य होने लगी, सरकार ने इसको लेकर फैसला लिया, यानी 56 दिनों का लॉकडाउन। तो क्या यहां पर इस दिशा में काम हो रही है, क्योंकि बड़ी आबादी वाला देश है और कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसको लेकर चिंतित है, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे पास तैयारियां हैं इन सब से निपटने के लिए। अनिल विज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल विज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अनिल जी, आवाज तो साफ जा रही है मेरी, क्लियर? बिल्कुल जी, बिल्कुल साफ आ रही है जी। अच्छा, ये बताइए अनिल जी कि क्या ये 17 तारीख के बाद, क्योंकि कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है प्रधानमंत्री ने और 15 तारीख तक सुझाव मांगा है, जो हरियाणा की सिचुएशन है, चूंकि आप गृह मंत्री भी या स्वास्थ्य मंत्री भी है, हरियाणा में क्या आपको लग रहा है वहां की स्थिति देखते हुए राज्य की, कि क्या लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन तो अभी बढ़ाना ही चाहिए, ये तो मसला नहीं है। मसला ये है कि लॉकडाउन में किन किन चीजों को छूट दी जाए, क्या क्या इजाजत दी जाए। उसके लिए कल जो हमने प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखी है, और अधिकतर प्रदेशों ने भी ये बात रखी है कि ये जो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन है, ये डिसाइड करने का अधिकार प्रदेशों के पास होना चाहिए। और स्पेसिफिकली हमने ये कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर, कंटेनमेंट जोन के आप और सख्त कानून बना दें, आप उसकी एसओपी और बना दें, वो ठीक है, लेकिन कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी के क्षेत्र में जो काम करने की छूट होनी चाहिए, ऐसा हमने कहा है जी। लेकिन जो बात आपने कही कि राज्यों को अधिकार मिलना चाहिए जोन डिसाइड करने का, तो बिहार ने तो जो ग्रीन जोन केंद्र ने बताए थे, बिहार ने तो उस ग्रीन जोन को हटा दिया। केंद्र ने कहा कि हमने राज्यों के हाथ कब पकड़ रखे हैं, राज्य डिसाइड करें कौन सा जोन है।
नहीं, ठीक बात है, लेकिन जो दिशा निर्देश जी। जारी हुए थे एमएचए के, हाँ। उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि ये आप इनको नहीं बदल सकते हैं, आप इनको डाउनग्रेड नहीं कर सकते हैं, इनको डाउनग्रेड अगर करेंगे तो हम करेंगे। हाँ। दिशा निर्देशों में ये लिखा जी। हुआ था। जी। अच्छा, मानेसर में मारुति का प्लांट खुल गया और उसमें 70% कर्मचारियों का आना भी शुरू हो गया। साथ एक शिफ्ट में भी काम हो रही है, लेकिन अभी तक हरियाणा दिल्ली की सीमा ये अभी तक नहीं खुली है। तो जो लोग दिल्ली में काम करते हैं अनिल जी, उनको तो अच्छी खासी दिक्कत होगी, जो दिल्ली से जाते हैं हरियाणा काम करने के लिए, कैसे जा पाएंगे? दिक्कत तो है, पर हमारी दिक्कत उससे भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में जितने कोरोना के केस हैं, हाँ। उसके 70% केवल उन 4 जिलों में हैं जो दिल्ली के साथ सटे हुए हैं। तो मुझे तो अपने प्रदेश को बचाना है पहले जी। और ठीक है, वैश्विक बीमारी है, हम सारे देश के स्तर पर हमें सोचना चाहिए, सारे विश्व के स्तर पर सोचना चाहिए, पर मेरे ऊपर पहले जिम्मेवारी तो अपने प्रदेश को बचाने की है। और अगर रोजाना केस बढ़ते रहेंगे तो मेरी जो डबलिंग रेट है वो भी कम हो रहा है, मेरा रिकवरी रेट भी कम हो रहा है, और जो दिल्ली के साथ लगते जिले हैं उनमें संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जी। लेकिन देखिए, दिल्ली एनसीआर, ये अगर इसकी पूरे भूगोल को आप देखें तो आप बखूबी इस चीज को बेहतर समझते भी हैं कि दिल्ली में रहने वाला या नोएडा में रहने वाला गुरुग्राम में काम करता है, गुरुग्राम वाला दिल्ली आता जाता है। तो एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम ढील देंगे, रियायत देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करेंगे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, दुकानें दफ्तरें खुलेंगे, लेकिन जब आना जाना ही नहीं हो पाएगा, सीमाएं ही सील रहेंगी, तो फिर उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को खोलने का मतलब क्या रह जाएगा? देखिए, लॉकडाउन का जब लगाया गया था तो एक बात कही गई थी कि जो जहां है वो वहीं रह जाए। यही बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने केजरीवाल जी से फोन करके कही और उनको कहा कि ये बात ठीक है कि दिल्ली में काम करने वाले बहुत सारे लोग हरियाणा में रहते हैं, दिल्ली के साथ लगते जिलों में रहते हैं, लेकिन आप उनकी व्यवस्था, जब तक ये कोरोना ठीक नहीं हो जाता, उनकी व्यवस्था आप दिल्ली में ही रहने की करें। ये हमने उनको कहा और उनका पॉजिटिव जवाब था, उनका अफर्मेटिव में जवाब था। उन्होंने इस बात को माना कि हम कोशिश करेंगे कि उनकी व्यवस्था हम वहीं पर करें। अच्छा, मान लीजिए कि अगर कोई हरियाणा में गुरुग्राम में काम कर रहा है और उनका जाना जरूरी है, तो क्या उनको सरकार पास मुहैया करवाएगी? नहीं, अभी हम इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर फैसला करना बहुत कठिन है कि किसको जाने दें और किसको ना जाने दें। यानी कि इसके मुताबिक हरियाणा जो है वो सख्ती के साथ लॉकडाउन के फेवर में है। बिल्कुल, हमें अपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। तो क्या उस सख्ती में शराब की दुकानें खोलना ये ठीक है? देखिए, अब शराब की दुकानें खोलने के अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, परंतु जब केंद्रीय स्तर पर तय हो गया, जब केंद्रीय स्तर पर कहा गया कि मत खोलिए, तो हमने नहीं खोली। परंतु जब केंद्रीय स्तर पर तय हो गया कि रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन में आप दुकानें खोल सकते हैं, तो उसके बाद ही यहां पर सरकार ने दुकानें खोलने का फैसला लिया। एक बात आप में अनिल जी बहुत अच्छी है कि आप बिल्कुल बेबाकी से, साफगोई से आप जवाब देते हैं। आप इफ और बट में, अगर बगर में नहीं पड़ते आप, चूंकि आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और आप साफ साफ कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि आप अभी भी इसके फेवर में नहीं है कि शराब की दुकानें खुलें। क्या आपको लगता है कि इसके खुलने से, क्योंकि सरकारों का यह कहना है कि साहब रेवेन्यू कहां से आएगा, तो क्या रेवेन्यू के लिए रिस्क लेना सरकार के लिए उस लिहाज से जरूरी है? एक तरफ आप सीमा सील करके आप कह रहे हैं कि सख्ती के साथ लॉकडाउन भी कीजिए, अंदर जो हरियाणा के लोग हैं वो एक जगह एकजुट हो जाए, उससे संक्रमण का खतरा है तो वो चलेगा? नहीं, देखिए, मैंने हरियाणा में
कहीं पर भी ठेके की दुकानों पर हाँ। मैंने जिस दिन खुलने थे उस दिन ये घोषणा कर दी थी कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटेगा हाँ। तो हम ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठेकेदार 6-6 फुट पर अपनी दुकान के आगे निशान लगाएं और उसके ग्राहक वहां पर खड़े हों। जी। और हमारे प्रदेश में वैसा हुआ। जी। लोगों के कहीं भी जैसे दूसरे प्रदेशों में हमने नज़ारे देखे कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और आदमी को आदमी धक्का मार रहा है, हाँ। ऐसा मेरे प्रदेश में नहीं। कोई भी आपको ऐसा सीन देखने को नहीं मिला होगा कि हरियाणा में ठेके की दुकानों के ऊपर मारो मार हो रही है। अगर लोग आए भी तो उन्होंने डिस्टेंसिंग करके वहां पर खड़े हुए। अच्छा, तो आपको लगता नहीं कि चलिए ये एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग भी रहा कि चलिए हमने ठेके खोले और आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि हरियाणा में बहुत मारा मार नहीं हुई, पुलिस को लठ नहीं चलाने पड़े, तो क्या इसी तर्ज पर बाकी दुकानें भी खोली जाएं? नहीं, देखिए बाकी दुकानें खुली हैं लेकिन सब जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के हाँ। जो एडवाइजरी है जी। उसको लोग मान नहीं रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है हाँ। कि क्योंकि अब हमको कोरोना के साथ ही जीना जी। है, जी। हमें अपने कायदे कानून भी बदलने पड़ेंगे, नए कायदे कानून बनाने पड़ेंगे। जिस प्रकार से सड़क पर बाएं हाथ चलने का नियम है, सारे देश में नियम है, उसी प्रकार से 6 फुट की दूरी रखकर चलने का भी कानूनी नियम बनाना चाहिए। मास्क डालने का भी कानूनी नियम बनाना चाहिए। और भी ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि कोरोना को दूर रखने के लिए होनी चाहिए। उनका हमें सोचना चाहिए कि हम उनके लिए अब उनको कानूनी अमली जामा पहनाएं, हम उनको क्रिमिनल ऑफेंस माने अगर कोई आदमी उसका पालन नहीं करता है। क्योंकि देखने में ये आया है कि खाली एडवाइजरी से लोग मानते नहीं हैं और अगर नियम बना दिया जाएगा तो काफी हद तक, क्योंकि लोग चाहते हैं कि काम धंधे भी हों, कारोबार भी हों और लोगों की जिंदगी का बचाव भी हो। अगर दोनों चीजें करनी है तो हमें सख्त नियम बनाने पड़ेंगे और हमें इसको कानूनी अमली जामा पहनाना पड़ेगा, तभी हम इससे बच सकेंगे। आपने एक बात कही कि जो कंटेनमेंट जोन है, जो कंटेनमेंट एरिया है, उनको सील किया जाए और बाकी कोशिश की जाए ढील देने की। यही बात अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि पूरे जिले को आप वहां पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा ना लगा करके जो इलाकों में कोरोना केस पाए गए हैं सिर्फ उसको आप सील करके कंटेनमेंट जोन में तब्दील कीजिए, बाकी जगह एक्टिविटी जारी रखिए। क्या इस दिशा में हरियाणा आगे बढ़ना चाह रहा है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है, हमें क्या सभी प्रदेशों को कहा है कि वो 15 तारीख तक अपनी कोई रूपरेखा कि किस प्रकार वो चाहते हैं कि आगे का लॉकडाउन चले वो बनाकर दें। और हम यही लिखकर देने वाले हैं कि कंटेनमेंट जोन को ही रेड जोन माना जाए, बाकी को ग्रीन जोन माना जाए, बाकी में सभी गतिविधियां नॉर्मल चलने दी जाए। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या कब दिल्ली वाले फरीदाबाद जा पाएंगे, गुरुग्राम जा पाएंगे? तो इस वक्त हरियाणा के गृह मंत्री ही बता पाएंगे कि क्या उनको 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने और इंतजार करना पड़ेगा क्या? देखिए, आज दिल्ली में 89 रेड हॉट स्पॉट्स हैं। दिल्ली में सारी दिल्ली में संक्रमण बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। जब तक दिल्ली का संक्रमण कम नहीं होता है तब तक मैं ये सीमाओं पर ढील नहीं दे सकता हूं। यानी इस लिहाज से महीनों लग जाएंगे? आज जो भी समय लगे, जितना भी समय लगे, लेकिन मैं किसी भी कॉस्ट पर अपने प्रदेश के लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यानी इस दौरान जो लोग वहां पर काम करते हैं वो काम पर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम पास भी उनको जारी नहीं करेंगे? नहीं, उनको वहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी, वहीं रहने की उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाकी भी तो और इतने लोगों की कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमने उनके लिए सभी हरियाणा टूरिज्म के गेस्ट हाउस हमने उनको दे दिए,
सभी पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस उनको दे दिए, क्योंकि उनको 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है और वो सब घर भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि संक्रमण का भी खतरा होता है। तो दिल्ली में तो ऐसी बहुत व्यवस्था है, यानी कि बहुत होटल सभी राज्य अपना अपना देखें, क्योंकि आपने कहा ना कि सबसे पहले मेरे लिए मेरे प्रदेश के लोगों की जान बचाना इस वक्त जरूरी है। तो जो हरियाणा की टेरिटरी के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उसमें बाहरी प्रदेशों से आने वाले अलाउड नहीं होंगे जब तक कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले खत्म नहीं हो जाते। यानी कि तब तक उन फैक्ट्रियों में सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो हरियाणा के अंदर से आते हैं। हाँ जी, मजबूरी है, क्योंकि अगर हम बचेंगे तो ही तो इन काम धंधों का हम फायदा उठा पाएंगे। अगर हम ही नहीं बचेंगे तो फिर इंडस्ट्रियां कैसी, कारोबार कैसे, दुकानें कैसी, बाजार कैसे। तो फिर जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर, वो अगर मान लीजिए कि हरियाणा आना चाह रहा है, हरियाणा से बाहर जाना चाह रहा है, तो ये सारी चीजें उन पर भी सख्ती से लागू होंगी? नहीं, बिल्कुल सख्ती से लागू कर रहे हैं। उसके लिए बकायदा एसओपी बनी हुई है, केंद्र ने ही एसओपी बनाई हुई है और लगभग 1.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है हमारे वेब पोर्टल पर कि वो हरियाणा आना चाहते हैं। और इसी प्रकार से 8 लाख लोगों ने रजिस्टर किया है कि वो हरियाणा से अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं। तो ये सभी पर लागू होता है। तो जो 20 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, उनके लिए कुछ प्लान बना रही है क्या हरियाणा सरकार, कि जो लोग आना चाहते हैं हरियाणा, उनको इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, हम देंगे, बिल्कुल इजाजत देंगे उनका, हम उनका स्वागत करेंगे कि वो हरियाणा में आना चाहते हैं। और जो हमारे नोडल अधिकारी हैं, जिन जिन प्रदेशों के लोग आना चाहते हैं, वहां के नोडल अधिकारियों के कांटेक्ट में हैं, बात कर रहे हैं कि उनको लाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन उनको लाने के बाद उनका स्क्रूटनी करना, उनको क्वारंटाइन करना, ये अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गए। कोई भी बाहर से आता है, अब विदेशों से लोग आए हैं, हमारे हरियाणा के भी आए हैं, तो हमने उनको क्वारंटाइन किया है, हम उनके टेस्ट करेंगे और उनका जो अगर किसी का पॉजिटिव टेस्ट आएगा तो उसको अस्पताल में भेजेंगे, अगर किसी का नेगेटिव टेस्ट आएगा तो उसको भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। दिस इज और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, चाहे वो मजदूर आए, चाहे वो एनआरआई आए, चाहे वो दूसरे लोग आए। जी अनिल जी, देखिए अब ये तस्वीर भी सामने आने लगी। आज से जो स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हुई हैं, उसमें से एक ट्रेन खुल भी चुकी है। 4 बजे ट्रेन नई दिल्ली से बिलासपुर वाली ट्रेन खुलने वाली थी, ये खुल चुकी है और इसमें लिमिटेड पैसेंजर्स ही जिन्होंने टिकट ऑनलाइन कराया था, वो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है स्टेशन की, देखिए पूरा जो पूरी गाइडलाइन है कि ये घेरे के अंदर रहना पड़ेगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो स्टेशन के भीतर ये व्यवस्था नजर आ रही है। अनिल जी, कई लोगों का यह मानना था कि ये जो समय लग रहा है लोगों का या प्रवासी मजदूरों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, उनके लिए इंतजाम करना, भले ही वो पैसा 85% केंद्र वहन कर रहा हो, 15% राज्य कर रही हो, लेकिन फिर भी पैसे खर्च हो रहे हैं। दूसरी चीज, समय भी लग रहा है। तीसरी चीज कि जिन राज्यों में जाएंगे वहां पर फिर अलग से 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। राज्यों को भी डर है कि ये बाहर से आए, हो सकता है यहां संक्रमण फैला ले। लोग यही कह रहे थे कि जो जहां थे, अगर वहां की राज्य सरकारें उनके लिए व्यवस्था कर देती तो समय भी बचता, पैसा भी बचता, अलग से व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ती। नहीं, हम तो तैयार, हमने तो जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं उनसे हमने अपील की है, बार बार उनसे हम संपर्क भी कर रहे हैं कि वो अभी मत जाएं, हम उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर देंगे। परंतु अगर किसी ने मन में ठान लिया है कि मैंने तो घर जाना है, और अधिकतर मजदूरों ने अब इस वक्त उनके मन में आई हुई है कि एक बार तो वो घर जाना चाहते हैं, तो आप देखिए कि जोर जबरदस्ती से तो किसी को नहीं रोका जा सकता ना। किसी को हम जोर जबरदस्ती से तो नहीं रोक सकते। हम चाहते हैं कि यहाँ रहें, क्योंकि उनके जाने से इंडस्ट्री को भी फर्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर को भी फर्क पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि वो रहें यहाँ पर। परंतु अगर वो जाना चाहते हैं तो हम उनके जाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और लगभग 70,000 लोगों को जाने की हम व्यवस्था कर चुके हैं, जो गाड़ियों से, बसों से यहाँ से
हरियाणा से अपने अपने प्रदेशों में जा चुके हैं। अच्छा अनिल जी, आपको क्या उम्मीद है आज प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या हो सकता है? क्योंकि देखिए 15 तारीख तक तो सभी स्टेट से उन्होंने सुझाव मांगे हैं और आज 12 ही तारीख है। हाँ, आज वो लगता है कि कोरोना के बारे में कुछ और बातें कहें। अब प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, क्या हाँ नहीं बोलेंगे, जी। इसका अनुमान लगाना तो बहुत कठिन होता है और मेरा वो स्तर भी नहीं है कि मैं उसका कोई अनुमान लगा सकूं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद जो आजकल कोरोना काल चल रहा है, हाँ। इसके बारे में ही वो कोई और विस्तार से देशवासियों से बात करना लेकिन एक बात तो आपको भी लग रही होगी कि शायद 17 तारीख के बाद कुछ बड़ी छूट लोगों को मिले। हाँ, देखिए वो अब सब चाह रहे हैं, हाँ। सब प्रदेश चाह रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हर बार सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं। विशेषज्ञों से बात करने के बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं। विपक्षी पार्टियों से भी वो यदा कदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करते रहते हैं। उसके बाद वो अपना ओपिनियन बनाते हैं और जो वो अपना ओपिनियन बनाते हैं उसको फिर सारा देश मानता है। किसी प्रदेश में किसी पार्टी की क्यों सरकार क्यों ना रही हो, लेकिन ये देखने में आया है कि सब लोग फिर जो केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी होती है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसको मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री, इन्होंने एक बात साफ कर दी कि अभी दिल्ली और हरियाणा की बॉर्डर यानी कि सीमाएं अभी नहीं खुलेंगी। इन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी भी कई सारे हॉटस्पॉट